भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। सबसे पहले तो मंच पर उपस्थित सभी विद्वजन को मैं प्रणाम करता हूं। प्रज्ञा भारती के सभी कार्यकर्ता, सभी मेंबर्स, सबको मैं प्रणाम करता हूं। यहाँ आए हुए सभी हमारे जितने बड़े हैं सबको प्रणाम करता हूं। जो हमसे छोटे हैं उनको स्नेह भेंट करता हूं। मातृशक्ति को विशेष रूप से प्रणाम करता हूं। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि। आज की डेट में लिसनिंग पावर और सिटिंग पावर कम हो गई है। घर में बहुत अच्छा सोफा हो, पसंद का सीरियल चल रहा हो, पसंद की मूवी चल रही हो, बीच बीच में चाय भी आती रही हो, तब भी हम 2 घंटे ज्यादा नहीं बैठ सकते। इसलिए आयोजन करने वालों को मैंने पहले ही कहा था, आप कार्यक्रम ऐसे प्लान करिएगा कि 2 घंटे में शुरू होकर खत्म हो जाए। लेकिन 2 घंटे बाद तो मेरा नंबर आया। तो आप लोग कहिए तो शुरू करूं या मां भाग्य, मैं भी चल के मां भाग्य लक्ष्मी को दर्शन करूं। मेरे साथ बोलिए, ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई दवाई नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं। दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं है, और दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका इलाज नहीं है। जो समस्याएं भारत में हैं, ये विश्वव्यापी समस्या नहीं है, ये पूरी दुनिया में समस्या नहीं है। भारत में घुसपैठ होती है, चीन में तो नहीं होती है, इसका मतलब वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम तो नहीं है। भारत में लोग 18-18 बच्चे पैदा करते हैं, चीन में केवल 2 ही करते हैं, इसका मतलब इसका भी इलाज है। भारत में ड्रग स्मगलिंग है, सिंगापुर में तो नहीं है, इसका मतलब ड्रग स्मगलिंग का भी इलाज है। भारत में लेखपाल भी घूस लेता है, पटवारी भी घूस लेता है, हवलदार भी लेता है, थानेदार भी लेता है, तहसीलदार भी लेता है, पेशकार भी लेता है। जापान में तो नहीं लेता, इसका मतलब घूसखोरी विश्वव्यापी समस्या नहीं है। भारत में मिलावटखोरी है, भारत में कालाबाजारी है, भारत में जमाखोरी है, भारत में नशा तस्करी है, भारत में मानव तस्करी है, भारत में घुसपैठ है, भारत में धर्मांतरण है, भारत में जनसंख्या विस्फोट है, भारत में अलगाववाद है, भारत में कट्टरवाद है, भारत में जिहाद है, भारत में मजहबी उन्माद है, भारत में पत्थरबाजी है, सब कुछ है भारत में। इसमें ये सारी समस्याएं क्या पूरी दुनिया में है क्या? तो अगर बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो 2 ही कारण है, या तो डॉक्टर गड़बड़ है या तो दवा गड़बड़ है। बड़ी सीधी सी बात, बीमारी ठीक नहीं होने का मतलब या तो डॉक्टर गड़बड़ है या तो दवा गड़बड़ है। लेकिन सच्चाई यह है कि डॉक्टर से बीमारी का रिलेशन नहीं है। बीमारी डॉक्टर ठीक नहीं करता, बीमारी दवा ठीक करती है। बीमारी इंजेक्शन से ठीक होती है, बढ़िया दवाई से ठीक होती है, बढ़िया इंजेक्शन से ठीक होता है, बढ़िया वैक्सीन से ठीक होती है, डॉक्टर से नहीं। डॉक्टर थोड़ी शरीर के अंदर जाता है, अंदर के इंजेक्शन जाता है, वैक्सीन जाती है, टैबलेट जाती है, सिरप जाता है, कैप्सूल जाता है। तो इसका मतलब अगर टैबलेट ठीक हो जाए, सिरप ठीक हो जाए, इंजेक्शन ठीक हो जाए, कैप्सूल ठीक हो जाए, तो बीमारी ठीक हो जाएगी। अच्छा, ड्राइवर बहुत अच्छा हो लेकिन गाड़ी खराब हो, यात्रा सुरक्षित हो सकती है क्या? जोर से बोलिए। अगले 1 घंटे तक ऐसे ही बोलना है, एक तरफा कुछ नहीं होगा, लगातार आपको बोलते रहना है। हमारी बहनें बैठी हुई हैं, आपको खाना बनाना बहुत अच्छा आता हो, आपका तेल मसाला गड़बड़ हो, आप अच्छी इडली बना सकती है क्या? अच्छा उत्तपम बना सकती है क्या? नहीं। मिस्त्री बहुत अच्छा हो, सीमेंट बालू गड़बड़ हो, अच्छा घर बन सकता है क्या? सुरक्षित घर बन सकता है क्या? नहीं।
वैसे ही शासक बहुत अच्छा हो, जब तक नियम कानून अच्छा नहीं होता तब तक किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। भारत में जितनी समस्याएं हैं वो इसलिए ठीक नहीं हुई कि डॉक्टर तो बदलते रहे लेकिन दवाई नहीं बदली है, और डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती। अच्छा, हम लोग कितने सेल्फिश हैं। क्योंकि ये वीडियो लगभग 4-5 करोड़ लोगों तक पहुंचेगा, इसलिए इसको अपने ऊपर मत लीजिएगा, आप लोग इससे एग्जेम्प्टेड है। मोची अपने जाति वाला नहीं चाहिए, अच्छा मोची चाहिए जिससे जूता सिलवाना है, अच्छा चाहिए क्वालिटी वाला, वो अपनी जाति का हो चाहे ना हो। धोबी जिससे कपड़ा प्रेस कराना है, अच्छा चाहिए क्वालिटी वाला, अपनी जाति का हो चाहे ना हो। नाई जिससे बाल बनवाना है, किसी कास्ट का हो, बढ़िया बढ़िया हेयर कटिंग करना उसको अच्छा आता हो। डॉक्टर किसी कास्ट का हो, ऐसी दवाई दे एक बार में बीमारी ठीक हो जाए। मिस्त्री किसी कास्ट का हो, घर बनाना है उसको बढ़िया आना चाहिए। जहां हमारा प्राइवेट पर्सनल हमारा इंटरेस्ट है, वहां हम हर जगह क्या देखते हैं, क्वालिटी। और जहां देश की बात आती है तब हम क्या देखते हैं, जाति। जिससे देश चलवाना होता है उस वहां हम क्या देखते हैं, हमारी जाति वाला। ये बहुत अनफॉर्चुनेट लगा, लेकिन अभी एक क्रांति आ गई है, मोबाइल क्रांति। मोबाइल क्रांति आ गई है तो धीरे 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 इन समस्याओं का समाधान हो रहा है, जागरूकता बढ़ रही है। अब देखिए, आपका चर्चा आज आपके भाग्यनगर में हो रही है, सुनने वाले यहां 1000 लोग हैं, लेकिन ये वीडियो पहुंचेगा 4-5 करोड़ लोगों तक। और ये क्रांति भी कैसे आई, एक गुजरात के महापुरुष ने क्रांति शुरू किया। गुजरात के महापुरुष ने अगर डाटा फ्री वाला ऑफर शुरू नहीं किया होता तो बाकी लोग फ्री करते क्या, जोर से बोलिए जरा। जब एक ने डाटा फ्री किया तो बाकी ऑपरेटर ने भी डाटा फ्री कर दिया। भाई 300 रुपए का 1 GB डेटा लेके आप हमको नहीं सुनते। अगर आज हम आप एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो उसका मूल कारण क्या है, डाटा फ्री। ये डाटा फ्री भगवान का वरदान है, ये भी भगवान राम का वरदान है। ये सबके पाखंड को एकदम एक्सपोज करता जा रहा है। जितने लोगों के पाखंड हैं, वो कैसा भी पाखंड है, सबको धीरे 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 एक्सपोज करते जा रहे हैं। जैसे आज यूपी में एक माफिया को दफनाया गया तो 50,000 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, तो एक्सपोज हो गए। ऐसी कौन सी सोच है कि माफिया का भी समर्थन करते। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक पिछले 10 साल में हुआ है कि डाटा भी फ्री हो गया है। डाटा फ्री हो गया तो विधायिका भी एक्सपोज हो रही है, कार्यपालिका भी एक्सपोज हो रही है, न्यायपालिका भी एक्सपोज हो रही है। जज कोई उल्टा सीधा काम करते हैं, बाय द वे रात को सुप्रीम कोर्ट खोल देते हैं तो अगले दिन उनके ऊपर लोग टूट पड़ते हैं। और कुछ नहीं तो व्हाट्सएप पे तो टूट ही पड़ते हैं, ट्विटर पे टूट पड़ते हैं, फेसबुक पे टूट पड़ते हैं। ऐसे ही किसी नेता ने कहा कुछ और, किया कुछ और, अगले दिन उसको भी पूरा एकदम। ये बड़ा सही टाइम आ रहा है, इसलिए मैं कहता हूं राम राज्य की शुरुआत हो चुकी है। राम राज्य की शुरुआत हो गई है। राम राज्य में पाखंडियों को तुरंत पकड़ा जाता था, तो आप लोगों ने भी पाखंडियों को पकड़ना शुरू कर दिया। दुनिया के जिन देशों में बहुत तगड़ी अशांति है, उनका एक बेसिक कैरेक्टर देखिए आप। दुर्योधन का ननिहाल गंधार, जहां से माता गांधारी आई थी, शांत समृद्ध खुशहाल था। अभी उसको अफगानिस्तान कहते हैं, अशांत है। राजा भरत का ननिहाल, जहां से माता कैकेयी आई थी, शांत समृद्ध खुशहाल था। आज की डेट में अशांत है, उसको पाकिस्तान कहते हैं। पर्शिया शांत समृद्ध खुशहाल था,
आज की डेट में अशांत है उसको ईरान कहते हैं, जहां 100% पहले पारसी हुआ करते थे। यमन अशांत है, कांगो अशांत है, ईरान अशांत है, इराक अशांत है, सूडान अशांत है, इजिप्ट अशांत है, सीरिया अशांत है, बांग्लादेश अशांत है, फिलीपींस अशांत है, सोमालिया अशांत है, पाकिस्तान अशांत है, नाइजीरिया अशांत है, तजाकिस्तान अशांत है, अफगानिस्तान अशांत है। ये जितने पूरी दुनिया में देश में अशांति है, अशांत है, इनका एक आप चेक करिए, उनके बीच में कॉमन क्या है? कॉमन क्या है? कॉमन क्या है? कॉमन क्या है? और भारत में आगे देख लीजिए, आज की डेट में 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, 900 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। मेरी PIL चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, इसी डेमोग्राफी के ऊपर चल रही है। एक PIL CA पे भी चल रही है, CA लागू किया जाए। CA लागू करने के लिए एक PIL चल रही है, CA खत्म करने के लिए 236 PIL चल रही है, 236। NRC लागू होना चाहिए, उसकी एक PIL चल रही है। NRC नहीं लागू होना चाहिए, उसकी 22 PIL चल रही है। पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए, उसकी एक PIL चल रही है, और कंट्रोल नहीं होना चाहिए, उसकी कई PIL चल रही है। हमारे पास अगर आप इस पॉपुलेशन को देखिए तो हमारे पूर्वज कहते थे कि जितनी चादर हो उतने पैर फैलाओ। ये हमारे यहां कहावत कही जाती थी। सब लोग हिंदी समझते ना भैया? हमारे पास जमीन दुनिया की 2% है मात्र, पानी हमारे पास दुनिया का केवल 4% है, और जनसंख्या हमारी दुनिया की 20% हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन 2 करोड़ है, और हम ऑफिशियली 145 करोड़ है, अनऑफिशियली 150 करोड़ है। कनाडा का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है। कनाडा की जनसंख्या 4 करोड़ है, हम 150 करोड़ है। रूस क्षेत्रफल हमसे 5 गुना ज्यादा है, जनसंख्या 15 करोड़ है, और हम 150 करोड़ है। अमेरिका क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, जनसंख्या 33 करोड़ है, और हम 150 करोड़ है। ब्राजील क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना ज्यादा है, जनसंख्या 22 करोड़ है, और हम 150 करोड़ है। कोई भी सरकार आ जाए, XYZ कोई भी आ जाए, बेरोजगारी खत्म कर ही नहीं सकती। क्यों? जब तक 2 करोड़ स्वरोजगार डेवलप होते हैं, गवर्नमेंट में जॉब तो रहा नहीं, लेकिन जो स्वरोजगार होता है, जब तक 2 करोड़ स्वरोजगार डेवलप होते हैं, तब तक 10 करोड़ बेरोजगार पैदा हो जाते हैं। कोई भी सरकार आ जाए, सबको घर दे ही नहीं सकती। जब तक 2 करोड़ घर बनता है, तब तक 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाते हैं। और जितनी समस्याएं हैं, आप इसकी वाई एनालिसिस करिए। मतलब समस्या में 2 बार 3 बार वाई लगाइए। वाई, जापान में हर प्रॉब्लम में वाई लगाते हैं। पानी गंदा है, क्यों? डिमांड ज्यादा है, पानी कम है। हवा गंदी है, रूट काज पॉपुलेशन कम। दिल्ली NCR के लोगों की लाइफ 10 साल कम हो चुकी है सर्वे के अनुसार, यानी हम लोग 10 साल कम जिएंगे। जीना चाहिए हमें 90, तो हम जिएंगे 80। हमारी लाइफ कम हो चुकी है। रूट काज एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। सब्जी शुद्ध नहीं मिल पा रही है, क्योंकि जितना डिमांड है उतनी पैदा नहीं हो पा रही। फल शुद्ध नहीं मिल पा रहा है, जितनी डिमांड है उतना पैदा नहीं हो पा रहा है। दूध शुद्ध नहीं मिल पा रहा है, जितना डिमांड है उतना पैदा नहीं हो पा रहा है। सबको रोजगार क्यों नहीं मिल पा रहा है? जितना डिमांड है उतना पैदा नहीं हो पा रहा। अपराध बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो चोरी करेंगे, लूट करेंगे, झपटमारी करेंगे, एक्सटॉर्शन करेंगे, मोबाइल स्नैचिंग करेंगे, चेन स्नैचिंग करेंगे, कुछ न कुछ तो करेंगे ना खाने पीने के लिए।
अपराध का रूट काज। अगर आप प्रॉब्लम की रूट काज एनालिसिस करिए तो 50% प्रॉब्लम का रूट काज है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। 50%, चाहे वो जल जंगल जमीन की समस्या हो, रोटी कपड़ा मकान की समस्या हो, गरीबी की, भूखमरी की, कुपोषण की, प्रदूषण की, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, सड़क पे भीड़, रेल में भीड़, जेल में भीड़, तहसील में भीड़, थाने में भीड़, जहां देखिए भीड़ ही भीड़ है। 5 करोड़ मुकदमे पेंडिंग पड़े हुए हैं। एक मुकदमों से अगर एक परिवार टेंशन में है, एक परिवार में 6 आदमी हैं, तो 30 करोड़ लोग टेंशन में भारत में मुकदमों के कारण। सरकार कुछ भी कर लेगी, कितनी कोर्ट बना ले, मुकदमे खत्म ही नहीं हो सकते इतने, क्योंकि जब पॉपुलेशन बढ़ेगी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा तो क्राइम बढ़ेगा, क्राइम बढ़ेगा तो मुकदमा बढ़ेगा, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, मर्डर होगा, रोड रेज होगा, ये होगा, वो होगा, जगह पे कब्जा होगा, फला होगा, फला, तो क्राइम बढ़ेगा, क्राइम बढ़ेगा तो कुछ भी कर। 30 करोड़ लोग भारत में मुकदमों के कारण टेंशन में, एक अमेरिका के बराबर। इसलिए मेरा यह मानना है कि सबसे पहले भारत में जो जरूरत है वो है हम दो, हमारे दो, सबके दो। और मानव इतिहास में यह हमारे यहां बहुत पहले लागू हो चुका है, ये कोई नई बात नहीं बता रहा हूं। जो पूरी दुनिया में रामराज्य की बात होती है उसका एक बड़ा कारण है, हम जिन चीजों को अभी लागू करने के लिए सोच रहे हैं ना, भगवान श्री राम ने हजारों साल पहले वो सारे सिस्टम लागू कर दिया है। आप खुद सोचिए, चक्रवर्ती नरेश भगवान श्री राम को कौन अपना दामाद नहीं बनाना चाहता होगा उस समय के, कौन ऐसा राजा रहा होगा। लेकिन भगवान राम ने कितना विवाह किया, ऐसा कौन होगा नहीं जो लक्ष्मण को अपना दामाद नहीं बनाना चाहता होगा। लक्ष्मण जी ने कितने विवाह किए, एक। ऐसा कौन होगा जो भरत को अपना दामाद नहीं बनाना चाहता होगा, भरत ने किया, एक। तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ने एक एक विवाह किया, यह एक्सीडेंट नहीं है। भगवान राम के 2 बच्चे, लक्ष्मण जी के 2 बच्चे, भरत जी के 2 बच्चे और शत्रुघ्न जी के 2 बच्चे, यह एक्सीडेंट नहीं है। ऐसा क्यों, किसी को ना 1 हुआ ना किसी को 3 हुआ, सबके 2 ही 2। तुलसीदास जी लिखते हैं, दुई सुत सीता सुंदर जाए, लौकुश वेद पुराणन गाए। उत्तरकांड में इसकी चर्चा है, वाल्मीकि जी ने भी लिखा हुआ है, तुलसीदास जी ने भी लिखा हुआ है। मानव इतिहास में सबसे पहले हम दो, हमारे दो, सबके दो लागू करने वाले भगवान श्री राम हैं। मानव इतिहास में सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाले भगवान श्री राम। मानव इतिहास में सबसे पहले यूनिफॉर्म एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाले भगवान श्री राम। अभी हम नई एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, उस समय उन्होंने तय किया था कि मंत्री और संतरी के बच्चे का सिलेबस एक होगा, करिकुलम एक होगा। ऐसा नहीं होगा कि मंत्री का बच्चा अलग किताब पढ़ेगा और संतरी का बच्चा अलग किताब पढ़ेगा। हालांकि उसकी शुरुआत पहले हो चुकी थी, राजा दशरथ जी ने उसको इंप्लीमेंट किया था, उसके पहले राजा रघु ने इंप्लीमेंट किया था। लेकिन इफेक्टिवली बाकायदा नीतिगत निर्णय लेके राज्यसभा में नीतिगत निर्णय लेके जो लागू किया था वो भगवान श्री राम ने किया था। बहुत अच्छा बोल रहा, उसको बोलने दो भाई। भगवान राम की बात आ रही है तो वो भी कुछ बच्ची बोल रही है, जय श्री राम। लेकिन हमने क्या किया, न दुनिया से सीखा, न अपने रामचरितमानस से सीखा, न रामायण से सीखा। राम राज्य की चर्चा तो हुई, और लेकिन वो आएगा कैसे उस पर चर्चा नहीं हुई। राम राज्य का वर्णन उत्तरकांड में है। वो कहते हैं, सब नर करई परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत श्रुत नीति। थोड़ा कूलिंग बढ़वा दीजिए भैया, इधर भी थोड़ा करा दीजिए।
सब नर करई परस्पर प्रीति और चलई स्वधर्म निरत श्रुत नीति। सब लोग परस्पर प्रीति करते हैं, अपने अपने स्वधर्म का पालन करते हैं। और उसी रामचरितमानस में भगवान श्री राम कहते हैं भय बिन होय, जोर से बोलिए जरा, भय बिन होय। एक तरफ कहा जा रहा है कि सब परस्पर प्रीति करते हैं, दूसरी तरफ राम कह रहे हैं, भगवान राम खुद कह रहे हैं बिना भय के प्रीति नहीं होती। अब भारत में डेमोक्रेसी है, भारत में रूल ऑफ लॉ है, तो किसका भय होगा? कानून का भय। कानून का भय होना चाहिए। भाई परस्पर प्रीति कैसे होगी? परस्पर प्रीति ऐसे होगी, हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो कि उसमें राम का आदर्श हमने पढ़ा हो, युधिष्ठिर का आदर्श पढ़ा हो, वेद हमने पढ़े हो, भगवत गीता पढ़ी हो, वैदिक शिक्षा हमारी व्यवस्था हो, तो परस्पर प्रीति होगी। दूसरा, बाय द वे अगर हम प्रीति नहीं करना चाहते, बाय द वे एक भाई दूसरे भाई की जमीन पे कब्जा करना भी चाहता हो, उसके मन में अगर गंदगी आ भी जाए, तो कानून ऐसा होना चाहिए कि अगर दूसरे की जमीन पे कब्जा किया तो 10-20 साल के लिए तो गए, तभी तो प्रीति रहेगी। शिक्षा ऐसी हो, संस्कार दे, चोरी आदमी करे ना। कानून ऐसा हो, ऐसा खौफ हो कि अगर हमने चोरी किया तो हम तो 20-50 साल के लिए गए। शिक्षा ऐसी हो कि नहीं नहीं नशे से दूर रहना है, नशे, हमें ड्रग स्मगलिंग में नहीं फंसना है। कानून ऐसा हो कि एक बार नशे की पुड़िया बेचने के पहले आदमी के उसके रोए कांप जाए, जैसे सिंगापुर में होता है। कुछ दिन पहले एक आदमी 900 ग्राम गांजा लेके गया था, फांसी दे दिया, दोबारा वो वहां कोई जाएगा नहीं ड्रग स्मगलिंग करने। चाइना में एक कंपनी के जीएम ने एक वेंडर से पैसा ले लिया, 2 लाख युआन, फांसी दे दिया। अब दोबारा वहां कंपनी का जीएम किसी कॉन्ट्रैक्टर से पैसा नहीं मांगेगा। लॉ मिनिस्टर ने कुछ वहां गड़बड़ किया था, फांसी दे दिया, दोबारा वहां नहीं करेंगे। तो दुनिया के जापान में देख लीजिए, आखिर जापान में तो नहीं है क्राइम, उतना नहीं है। क्यों नहीं है? सिंगापुर में इतना क्राइम क्यों नहीं, भारत में क्यों है? सब नर करें परस्पर प्रीति, चलें स्वधर्म, और अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, सब सुंदर सब बिरो शरीरा, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। यह भी राम राज्य की एक कल्पना है, राम राज्य के बारे में लिखा हुआ है। कोई दरिद्र और दुखी नहीं है। अरे भैया, दरिद्र दुखी क्यों नहीं है? हर हाथ को काम मिला हुआ तो दरिद्र दुखी नहीं होंगे। आज की डेट में हर हाथ को काम नहीं मिल पा रहा तो लोग दरिद्र दुखी हैं, और दरिद्र दुखी है तो अशांति तो फैलेगी। लेकिन जब गरीबी होती है ना, तो पॉलिटिक्स करना बहुत आसान होता है। जितना ज्यादा गरीबी होती है पॉलिटिशियन के लिए उतना अच्छा होता है। अगर सब लोग पढ़ लिख ले जाएंगे तो पूछेंगे, अच्छा जी आपका क्या काम है, व्हाट इज योर ड्यूटी, व्हाट यू हैव डन, आपने पुलिस रिफॉर्म किया कि नहीं किया, आपने जुडिशियल रिफॉर्म किया कि नहीं किया, आपने इलेक्शन रिफॉर्म किया कि नहीं किया, आपने ये काम किया कि नहीं किया, आपने ये कानून बनाया कि नहीं बनाया। और गरीबी है तो क्या, भाई साहब 5 किलो चावल दे दो पर्याप्त है, 5 किलो आटा दे दो पर्याप्त है। जितनी ज्यादा गरीबी होती है पॉलिटिक्स करना उतना आसान होता है। क्यों? क्योंकि बस 5 किलो चावल का, 5 किलो दाल का, 5 किलो आटा का छोटा सा ऑफर देना, उतने में वोट मिल जाएगा। 5 साल की मौज मस्ती हो गई, उसके बाद काम चलता रहेगा। तो क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो जो 5 किलो चावल पे वोट करते हैं वो तो नहीं समझेंगे। इसको तो मिडिल क्लास, अपर क्लास, एजुकेटेड क्लास, पढ़े लिखे लोग, आप जैसे लोग जो बैठे हैं, इसी को आप चिंतन कर सकते हैं और इस पर आगे चर्चा कर सकते हैं, इसी को आगे बढ़ा सकते हैं। मेरा ये मानना है कि भारत में राम राज्य स्थापित करने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है जनसंख्या नियंत्रण कानून की। मुझे इस बात की खुशी है केंद्र सरकार ने एक कमीशन बना दिया है। अब तो इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन के बाद सरकार बनेगी तो जनसंख्या नियंत्रण कानून बनेगा। और वैसे भी आप देख लीजिए, चीन हमसे 2 साल के बाद आज़ाद हुआ, हम 47 में आज़ाद हुए, चीन 49 में आज़ाद हुआ 2 साल के बाद। और चीन कितने आगे निकल गया, उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि उसने शुरुआत में कंट्रोल कर लिया। हालांकि उसने गड़बड़ ये किया, उसने एक वाला कर दिया, एक वाले के चक्कर में थोड़ा वहाँ बुढ़ापा बढ़ गया। लेकिन हम दो हमारे दो फिजिबल है, हम दो हमारे दो प्रैक्टिकल है, हम दो हमारे दो बहुत साल पहले लागू हो चुका है, हम दो हमारे दो से रिश्ते नाते भी चलते रहते हैं। तो मुझे लगता है आज की ज़रूरत में हमारी रिक्वायरमेंट है, और आज शायद 2024 में या 2025 में एक
यूनिफॉर्म पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी बनेगी। अगर आप सोचते हैं कि एजुकेशन से कुछ एक ऐसे आर्गुमेंट आते नहीं सबको पढ़ा लिखा दो तो फिर कोई जरूरत नहीं है। क्यों भाई? सबको पता है हेलमेट लगाना अच्छा है, फिर हेलमेट वाला कानून क्यों है? सबको पता है सीट बेल्ट लगाना जरूरी है, फिर सीट बेल्ट वाला कानून क्यों है? सीट बेल्ट नहीं लगाओगे तो 5,000 रुपए पेनल्टी। पॉपुलेशन के मामले में पता नहीं क्यों ऐसी सी लॉजिक आती है, नहीं सबको एजुकेट कर दो तो। वैसे सबसे ज्यादा वेल एजुकेटेड स्टेट केरल है, और केरल में प्रैक्टिकली मैं सैकड़ों लोगों को जानता हूं जिसके 10 से 15 और 10 से 20 बच्चे। हाँ, आपके एरिया में भी हैं। आपके एरिया छूता नहीं है, आप मत सोचना केरल में आपके यहाँ नहीं, आपके यहां भी है। थोड़ी देर कुछ और बात कर ले। जब भारत का संविधान बना था तो इस संविधान पे कुछ चित्र थे। इस कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट थे और 22 चित्र थे। भगवान राम लक्ष्मण सीता का चित्र था, भगवान कृष्ण का चित्र था, गौतम बुद्ध का चित्र था, भगवान महावीर का चित्र था, भगवान नटराज का चित्र था, अजंता एलोरा बना हुआ था, गुरुकुल बना हुआ था, राजा भगीरथ का चित्र था, छत्रपति शिवाजी महाराज का चित्र था, गुरु गोविंद सिंह का चित्र था, झांसी की रानी का चित्र था। ऐसे चित्र बने हुए। इन चित्रों का एक पर्पस था। उदाहरण के लिए चैप्टर 15 जो इलेक्शन से रिलेटेड है उस पे गुरु गोविंद सिंह का चित्र था और छत्रपति शिवाजी महाराज का चित्र था। पर्पस क्या था? कि पॉलिटिकल पार्टियां छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह के आदर्शों पे चले और आम जनता उनको वोट करे जो छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह के ड्रीम्स को फुलफिल कर रहे हैं। वो एक झटके में सारे के सारे चित्र निकाल दिए गए। अब नुकसान कितना हो रहा है? अगर संविधान में राम लक्ष्मण सीता का चित्र होता, भगवान नटराज का चित्र होता, भगवान हनुमान जी का चित्र होता, तो इस संविधान में कभी सेकुलर शब्द आ ही नहीं पाता, आ ही नहीं सकता था। इसका मतलब पिताजी ने पहले ही प्लानिंग कर लिया था कि बेटी हमारी सेकुलर लाएगी, इसलिए हम पहले चित्र हटा देते। और किसी चीज को हटाना बड़ा आसान होता है, जोड़ना भी आसान होता है, लेकिन उसके जो बाद के रेमिफिकेशन होते हैं बहुत तगड़े होते हैं। आज की डेट में अगर हम चाहें इस संविधान में दोबारा उन चित्रों को जोड़ें तो जोड़ने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। 2/3 चाहिए लोकसभा में और 2/3 चाहिए राज्यसभा में। राज्यसभा में एनडीए के 117 लोग हैं, तो नॉर्मल मेजॉरिटी से भी 4 कम है। तो दूसरा क्या तरीका है उन चित्रों को वापस लाने के लिए? ज्वाइंट सेशन बुलाइए। ज्वाइंट सेशन में आपके 2/3 होने चाहिए। ज्वाइंट सेशन में 2/3 का मतलब 521 एमपीज का आपको सपोर्ट होना चाहिए। 521 माइनस राज्यसभा के 117 कितने हो गए? 404। तो अब की बार भारत हमारे साथ कैसे कैसे खिलवाड़ हुआ इसको समझिए आप, और कानून की इंपॉर्टेंस को समझिए। एक आर्टिकल ने हजारों बहनों का सुहाग उजाड़ दिया, एक धारा ने, उसको कहते हैं 370। उस एक धारा ने हजारों लोगों को कश्मीर से पलायन करवा दिया। उस एक धारा ने हजारों बहन बेटियों के साथ बलात्कार करवाया। 370 खत्म होने के बाद पलायन हो रहा है क्या? 370 खत्म होने के बाद आतंकवाद है क्या? अब वहां कुछ हो रहा है क्या? ये कानून, अगर हमने कहा ना, दवाई अगर घटिया होती है तो बीमारी तेजी के साथ बढ़ती है, ऐसे कानून घटिया होता है, अराजकता बहुत तेजी के साथ बढ़ता है। हमने 370 हटा दिया, ठीक हो गया। अभी हमने शुरुआत में वंदे मातरम गाया, वंदे मातरम शुरुआत। आपको पता पूरा का पूरा फ्रीडम मूवमेंट वंदे मातरम से हुआ था।
जनगण मन का हमारे फ्रीडम मूवमेंट में कोई रोल ही नहीं था। पूरा फ्रीडम मूवमेंट, लाहौर में वंदे मातरम अखबार निकलता था, राम प्रसाद बिस्मिल ने वंदे मातरम के नाम से गजल लिखी थी, वंदे मातरम के नाम से नाटक होते थे, जो झंडा था उसमें वंदे मातरम लिखा रहता था। जब जब कहीं इकट्ठा होते थे लोग, वंदे मातरम भारत माता की जय, वंदे मातरम भारत माता की जय अपने आप में वार क्राई था अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेजों ने बैन कर दिया। अंग्रेजों ने एक नेशनल एंथम गार्ड से क्वीन यहां इंपोज करने की कोशिश किया। उस गार्ड से क्वीन का अपोज करने के लिए बंकिम चंद्र चटर्जी ने 24 घंटे के अंदर वंदे मातरम लिख दिया। पूरी संविधान सभा में लोग चाहते थे कि हमारा नेशनल एंथम वंदे मातरम होना चाहिए, क्योंकि जनगण मन का कोई रोल ही नहीं था। इवन कांग्रेस के अधिवेशन में भी, जो वार्षिक अधिवेशन होता था, उसमें भी वंदे मातरम गाया जाता था। और एक बार तो जनगण मन लिखने वाले गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही वंदे मातरम गाया था। पूरा संविधान बन गया। 26 नवंबर को पूरा संविधान तैयार हो गया। 1949 को एक विषय रह गया था कि भारत का नेशनल एंथम क्या होगा। वो विषय डिसाइड हुआ 26 जनवरी के 2 दिन पहले, 24 जनवरी को। ज्यादातर मेजॉरिटी का ये कहना था वंदे मातरम हमारा होना चाहिए। कुछ लोगों का कहना था नहीं, वंदे मातरम में दुर्गा आ रही हैं, देवी आ रही हैं, ये सेकुलरिज्म के खिलाफ है। सेकुलर वाला कीड़ा बहुत पहले से चल रहा है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने बोला काम करो, दोनों नेशनल एंथम होंगे। तो सर टेक्निकली वी हैव 2 नेशनल एंथम्स एज पर रिजोल्यूशन ऑफ 24 जनवरी 1950 वी हैव 2 नेशनल एंथम्स। और दुनिया के कई देशों में 3-3, 4-4 हैं। हाँ, ऐसा नहीं होता कि एक ही नेशनल एंथम होता है। दुनिया के कुछ देशों में 4 नेशनल एंथम भी हैं। यस, आप लोग गूगल करिएगा वंदे मातरम अश्विनी उपाध्याय, मेरी PIL चल रही है। अब हुआ क्या कि बाद में 1971 में नेशनल ऑनर एक्ट बना, तो वंदे मातरम जनगण मन का पूरा प्रोटोकॉल बन गया। कितने सेकंड में गाना है, म्यूजिक क्या होगी, खड़े होके गाना है, जो नहीं खड़ा होगा उसको 3 साल की सजा होगी, पूरा प्रोटोकॉल बन गया। वंदे मातरम का कोई प्रोटोकॉल नहीं बना। कितने सेकंड में गाना फिक्स नहीं हुआ, कौन सी म्यूजिक होगी कुछ फिक्स नहीं हुआ, अगर कोई नहीं खड़ा होगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। मैंने PIL फाइल किया कि जितना सम्मान जनगण मन को मिल रहा है उतना सम्मान वंदे मातरम को भी तो दे दो। इस प्रियम्बल में एक शब्द आया सेकुलर, आया 76 में, आ तो गया, लेकिन निकालने के लिए फिर वही कितना चाहिए, 2 आया कैसे, इसको समझिए। लोकसभा का टेन्योर मार्च में खत्म हो गया। मार्च 76 में लोकसभा का टेन्योर खत्म। इमरजेंसी चल रही थी, सारे लीडर ऑफ अपोजिशन जेल में, अखबारों का बिजली पानी का कनेक्शन काट दिया गया था। बड़े मुश्किल से कुछ अखबार जनरेटर चला के अपनी प्रिंटिंग कर रहे थे। उस समय न्यूज़पेपर का बिजली का कनेक्शन काट दिया गया, पानी का कनेक्शन काट दिया गया, तो कुछ न्यूज़पेपर ऐसे थे जो डीजल इंजन हायर करके उससे इलेक्ट्रिसिटी बना बना के पेपर छाप रहे थे। लोकसभा का टेन्योर मार्च में खत्म होता है और उसके लगभग 8 महीने के बाद नवंबर में सेकुलर शब्द जोड़ दिया जाता है। पूरी इमरजेंसी। हमने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। हम सेकुलरिज्म के खिलाफ नहीं है, हम सोशलिज्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उसको इंट्रोड्यूस किया गया, जब कोई अपोजिशन नहीं है, कोई डिबेट नहीं है, लोकसभा का टेन्योर पूरा हो चुका और प्रियम्बल में डाल के, वो भी बैक डेट में, डेट भी नहीं बदली, डेट पड़ी हुई है 26 नवंबर 1949 और सेकुलर जोड़ा गया 76 में, डेट भी नहीं बदला और ऑन बिहाफ ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली इसको जोड़ दिया। कंस्टिट्यूएंट असेंबली तो 1950 में खत्म हो चुकी थी, लेकिन अगर सरकार इसको अगर ठीक करे तो लोकसभा में 2/3, राज्यसभा में 2/3, राज्यसभा में तो है नहीं, तो ज्वाइंट सेशन में 2/3, जो टोटल चाहिए 521, 117 राज्यसभा में, तो कितना चाहिए 400। अब की बार हमारे देश में
व्यापार के नाम पे कुछ भी चल रहा है, मतलब व्यापार के नाम पे व्याभिचार भी चल रहा है। और झूठ बोलना तो सामान्य सी बात होगी। हमारे देश में झूठ बोलना पाप तो है, लेकिन झूठ बोलना अपराध नहीं है। इसलिए नेता सफेद झूठ बोलते हैं। जैसे एक तिहाड़ में बंद है अभी मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और कहती है हमको ये बोला, ये बोला, ये बोला, ये बोला। जानते हैं क्यों? क्योंकि झूठ बोलना पाप तो है, लेकिन झूठ बोलना अपराध नहीं। दुनिया के कई देशों में झूठ बोलना बहुत सीरियस ऑफेंस है। अमेरिका में झूठ बोलना बहुत सीरियस ऑफेंस है, 20 साल तक की सजा होती है। एक व्यक्ति शर्ट चुराया अमेरिका में, और जब पकड़ा पुलिस ने तो बोला चुराया, बोले नहीं चुराया। उसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट किया तो चुराया, तो उसको 25 साल की सजा हुई शर्ट चुराने पे। आप लोग गूगल कर लेना, क्योंकि 3 शर्ट चुराया था तो 5-5 साल, एक एक शर्ट की तो 15 साल हो गए। और उसने कबूल नहीं किया था मैंने शर्ट चुराया, उसकी 10 साल, तो टोटल कितने हो गए? 25 साल। अमेरिका में तो डेविड कोलमैन हेडली पकड़ा गया था ना, उसने भी बोला था हाँ हमने अपना ये क्राइम किया। जानते हैं क्यों? क्योंकि कई बार वहां पे क्राइम की सजा कम होती है, झूठ बोलने की ज्यादा हो जाती है। तो लोग पहले बोलते हैं हाँ हमने जी किया, क्योंकि सजा थोड़ी कम हो जाएगी, नहीं 10 साल एक्स्ट्रा हो जाएगा। भारत में झूठ बोलना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। आर्टिकल 19 के अंतर्गत झूठ बोलना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। संविधान निर्माताओं ने कभी सोचा नहीं होगा कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये बोलने की आजादी हम दे रहे हैं, तो इसको हमारे नेता झूठ बोलने की आजादी मान लेंगे। अब अगर हम चाहते हैं झूठ के खिलाफ कठोर कानून बने, झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बने, तो आर्टिकल 19 को बदलना पड़ेगा। आर्टिकल 19 जो कि फंडामेंटल राइट है, उसके लिए आपको 2/3 चाहिए। 2/3 में तो फिर झूठ बोलने के खिलाफ कानून बनाने के लिए अब की बार 400। हमारे देश में गुलामी की शिक्षा व्यवस्था चल रही है। मुगलों ने आके यहां पे एक पर्टिकुलर स्कूल खोला जो आज तक चल रहे हैं। अंग्रेजों ने आके पर्टिकुलर स्कूल खोला, आज भी चल रहे हैं। और जो भारत की अपनी शिक्षा व्यवस्था थी वो गायब हो गई। सीबीएसई, आईसीएसई ये सब आ गया, लेकिन भारत की शिक्षा व्यवस्था नहीं आई। तो भारत में दोबारा, जैसे भगवान राम के समय में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम था, 1 नेशन 1 सिलेबस था, 1 नेशन 1 करिकुलम था, वो आज भी हो सकता है। भाई इतने तो करना है ना कि आपके यहां लोग तेलुगु में पढ़ेंगे और उधर लोग हिंदी में पढ़ लेंगे, गुजरात वाले गुजराती में पढ़ लेंगे, महाराष्ट्र वाले मराठी में पढ़ लेंगे। सिलेबस अलग अलग क्यों होना चाहिए? मैथ का सिलेबस पूरे देश का एक हो सकता है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। फिजिक्स का हो सकता है कि नहीं? केमिस्ट्री का हो सकता है कि नहीं? जूलॉजी का हो सकता है कि नहीं? बॉटनी का हो सकता है कि नहीं? इंग्लिश का हो सकता है कि नहीं? हिंदी का पूरा देश का एक हो सकता है। केवल लोकल हिस्ट्री थोड़ी अलग पढ़ानी है। और केंद्रीय विद्यालय का सिलेबस पूरे देश का एक है, नवोदय स्कूल का सिलेबस पूरे देश का एक है। तो भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू करने के लिए आर्टिकल 21A और आर्टिकल 30 को बदलना पड़ेगा। दोनों ही फंडामेंटल राइट है, इसलिए अब की बार भारत में धर्मांतरण बहुत तेजी के साथ हो रहा है और फॉरेन रिलीजन में कन्वर्जन हो रहा है। इंडियन रिलीजन में कन्वर्जन नहीं हो रहा है। इंडियन रिलीजन वालों को फॉरेन रिलीजन में कन्वर्ट किया जा रहा है। आपके तमिलनाडु में एक लड़की ने सुसाइड किया था, लावण्या नाम था उसका, आप लोगों को ध्यान होगा। जब उस बच्ची ने सुसाइड किया तो हमने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया। हमारी बहुत सारी पीआईएल ऐसी है, हम जानते नहीं एक दूसरे को, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट में करते हैं। आज तक मैं तमिलनाडु में उस गांव में भी नहीं गया जहां की लावण्या रहने वाली थी, लेकिन मैंने अखबारों में पढ़ा कि लावण्या ने सुसाइड किया, तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया और वो मैटर आज भी चल रहा है। मैंने पहली मांग किया था सीबीआई जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच चल रही है। लावण्या केस की सुसाइड की सीबीआई जांच चल रही है। दूसरा हमने कहा था कि ये कन्वर्जन, डिसिटफुल कन्वर्जन
ये राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। अल्टीमेटली मुगल जो यहां आए थे वो रूल करने नहीं आए थे, ये हमें बहुत गलत नैरेटिव दे दिया गया। मुगल केवल और केवल यहां पे कन्वर्जन कराने आए थे। याद रखिए, सत्ता तो उनके लिए एक माध्यम था, बिजनेस व्यापार उनके लिए एक माध्यम था। अगर आप कहीं जा रहे हैं, आपको स्टैब्लिश होना है तो घर चाहिए, मकान चाहिए, व्यापार चाहिए। लेकिन अगर वो केवल सत्ता के लिए मुगल आए थे तो उन्होंने मंदिर क्यों तोड़ा? अगर सत्ता के लिए आए थे, व्यापार करने आए थे, तो कन्वर्जन क्यों कराया? एक्चुअल में मुगल यहां पे कन्वर्जन कराने आए थे, सत्ता और व्यापार वो तो एक सेकेंडरी इशू था। ऐसे ही ब्रिटिश यहां ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेस करने नहीं आई थी, वो यहां अंग्रेजी शासन को स्टैब्लिश करने आई थी। और जब अंग्रेजी शासन स्टैब्लिश हो गया, उनका भी जो प्राइमरी मोटो था वो कन्वर्जन था। और वो कन्वर्जन आज भी चल रहा है। और कन्वर्जन आज चल रहा है, आर्टिकल 25 में एक वर्ड है प्रोपोगेट। एक शब्द है प्रोपोगेट। अगर उस एक शब्द को निकाल दिया जाए, आदरणीय चौधरी साहब आ गए हैं, प्रणाम करता हूं आपको, प्रणाम करता हूं। आप ऊपर आ जाइए सर, सीधे सीधे ऊपर आ जाइए। हमने आपके बिना आपके कार्यक्रम शुरू कर दिया था, आप आइए। आर्टिकल 25 से जब तक प्रोपोगेट वर्ड नहीं निकलेगा तब तक कन्वर्जन नहीं रुकेगा। आइए प्रणाम। कन्वर्जन रोकने के लिए दो काम करना पड़ेगा। एक तो सेंट्रल लेवल पे एंटी कन्वर्जन लॉ बनाना पड़ेगा, लेकिन सेंट्रल लेवल पे एंटी कन्वर्जन लॉ बनाने से पहले आर्टिकल 25 से प्रोपोगेट को निकालना पड़ेगा। और चूंकि आर्टिकल 25 फंडामेंटल राइट है, तो फंडामेंटल राइट को बदलने के लिए अब की बार भारत में माइनॉरिटी कमीशन चल रहा है, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री चल रही है, सेंटर का भी हजारों करोड़ का बजट, राज्यों का भी हजारों करोड़ का बजट, लेकिन माइनॉरिटी कौन है पता ही नहीं है। 1% वाला माइनॉरिटी, 2% वाला माइनॉरिटी, 3% वाला माइनॉरिटी, नेशनल लेवल पे माइनॉरिटी या स्टेट लेवल पे माइनॉरिटी या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे माइनॉरिटी। मैंने पीआईएल फाइल किया, हमने कहा सारा कमीशन चलाने के पहले ये तो बताओ माइनॉरिटी है कौन। अरे डिफाइन तो करो, डिफाइन करो माइनॉरिटी कौन है पहले। भाई शेड्यूल कास्ट के लिए बहुत सारी स्कीम है, तो हमने शेड्यूल कास्ट को वेल डिफाइन किया हुआ है। ओबीसी के लिए स्कीम है, हमने ओबीसी को डिफाइन किया हुआ है। अभी लेटेस्ट आया ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, हमने ईडब्ल्यूएस को डिफाइन कर दिया, कौन है ईडब्ल्यूएस। लेकिन सब डिफाइन हो गया, माइनॉरिटी आज तक डिफाइन नहीं हुआ। एक चीज आप बताइए, ये कन्वर्जन हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है कि नहीं? और नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो थ्रेट है उसके लिए बाकायदा कानून है, उसको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट कहते हैं, लेकिन वो लागू, उसको यूज नहीं किया जाता। कन्वर्जन हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है कि नहीं? और जो एकता अखंडता के लिए खतरा हो सर, उसके लिए बाकायदा यूएपीए है, लेकिन यूज नहीं किया जाता। कन्वर्जन एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, एक इंडिविजुअल नहीं करता, पूरा एक नेटवर्क होता, पूरा सिंडिकेट होता है। कोई पैसा देता है, कोई जगह देता है, कोई लिटरेचर देता है, कोई ब्रेन वॉश करता है, पूरा उसमें कई लोग होते हैं। और ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए गुजरात में गुजकोका है, महाराष्ट्र में मकोका है, आपके यहां भी कोई गैंगस्टर एक्ट होगा, इस तरीके को कोई न कोई कानून होगा, लेकिन उसको यूज ही नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 25 में प्रोपोगेट लिखा हुआ है, उसके चक्कर में वो यूज ही नहीं हो रहा है। इंडियन पिनल कोड में एक सेक्शन है वेजिंग वॉर। मेरा यह मानना है, जो मैंने सुप्रीम कोर्ट में कहा हुआ है जब लावण्या सुसाइड केस हुआ था, हमने कहा कन्वर्जन इज ए वेजिंग वॉर। मुगलों ने भी यहां वार किया था कन्वर्ट कराने के लिए।
ब्रिटिश यहां आए कन्वर्ट कराने के लिए। आज की डेट में जो कन्वर्जन किया जा रहा है केवल डेमोग्राफी बदलने के लिए किया जा रहा है, इसलिए कन्वर्जन इज ए वेजिंग वॉर। लेकिन सेक्शन 121 है आईपीसी में, वेजिंग वॉर, जिसमें आजीवन कारावास, फांसी की सजा है, वो लग नहीं पाती। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 25 में प्रोपोगेट है। कन्वर्जन से बड़ा देशद्रोह क्या हो सकता है? भारतीय पंथ को मानने वालों को, भारतीय पंथ मतलब जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, हिंदुज्म, भारतीय पंथ को मानने वालों को विदेशी पंथ में कन्वर्ट करना, इससे बड़ा देशद्रोह क्या है भाई? इससे बड़ा देशद्रोह कोई नहीं है। लेकिन देशद्रोह की धारा नहीं लगती है। क्यों? आर्टिकल 25 में प्रोपोगेट वर्ड पड़ा हुआ है। इसलिए अगर धर्मांतरण रोकना है, आर्टिकल 25 को बदलना पड़ेगा। आर्टिकल 25 फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट को बदलने के लिए आपकी बार माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री, इसका मैं दुष्परिणाम आपको बताता हूं कि माइनॉरिटी कमीशन का इफेक्ट क्या हो रहा है। जैसे कुछ राज्यों में माइनॉरिटी जो बच्चे होते हैं, इनको वजीफा 1000 रुपए मिलता है पर मंथ, कुछ राज्यों में 500 रुपए। झुग्गी में रहने वालों की जो इकोनॉमिक स्टेटस एक जैसी होती है भाई, तभी तो झुग्गी में रहते हैं। अब झुग्गी नंबर 1 में सर हिंदू रहता है, झुग्गी नंबर 2 में मुस्लिम रहता है, झुग्गी नंबर 3 में क्रिश्चियन रहता है। मुस्लिम को 1000 रुपए महीने आ रहा है आपके टैक्स के पैसे से, क्रिश्चियन को भी 1000 रुपए आ रहा है, लेकिन जो हिंदू है उसको 1000 नहीं आ रहा है। वो भी गरीब है, लेकिन उसको माइनॉरिटी स्कीम के अंतर्गत उसको 1000 रुपए नहीं मिल रहा है। तब वो क्या करता है? स्कूल में एडमिशन के समय रिलीजन वाले कॉलम में क्रिश्चियन लिखवा देता है। ये मैं प्रैक्टिकली जितनी बातें बता रहा हूं सब प्रैक्टिकली अपनी देखी हुई बता रहा हूं। अब जब वो रिलीजन लिखवा दिया क्रिश्चियन, नाम वही रखा है, नाम राम कुमार, अनिल कुमार, श्याम कुमार, एज इट इज, मोहन कुमार, जैसे नाम है वैसे ही है, लेकिन उस 1000 रुपए के लिए वो रिलीजन वाले कॉलम में क्रिश्चियन लिखवा देता है। जब क्रिश्चियन लिखवा देता है तब पैसा आते उसके मन में खौफ शुरू हो जाता है, क्योंकि नंबर 2 को पैसा आएगा तो डर तो आएगा। अब उसको लगता है कि भाई 1000 रुपए तो मैं क्रिश्चियन के नाम पे ले रहा हूं, तो होली कैसे मनाऊं? 1000 रुपए क्रिश्चियन के नाम पे ले रहा हूं, दिवाली कैसे मनाऊं? क्रिश्चियन के नाम पे 1000 रुपए ले रहा हूं, फिर पोंगल कैसे मनाऊं? तो वो अपने फेस्टिवल वो बंद कर देता है, घर की मूर्तियां निकाल के बाहर रख देता है, हाथ से रक्षा हटा देता है, माथे का तिलक हटा देता है और गले में एक क्रॉस पहनता है। किसने किया ये काम? किसने किया ये काम? माइनॉरिटी कमीशन एक्ट ने, माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री ने। स्टेट स्पॉन्सर्ड कन्वर्जन हो रहा है। आप लोग जो टैक्स का पैसा दे रहे हैं, उसी टैक्स के पैसे से माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री चल रही है, और ये तभी खत्म हो सकती है जब आर्टिकल 30 को बदला जाए। और आर्टिकल 30 फंडामेंटल राइट है, इसलिए उसको बदलने के लिए अब की बार भारत में गुलामी की न्यायिक व्यवस्था चल रही है। गुलामी की न्यायिक व्यवस्था को बदलने के लिए आपको आर्टिकल 312 को बदलना पड़ेगा। एक इंडियन जुडिशियल सर्विस शुरू करना पड़ेगा, ऑल इंडिया लेवल पे कुछ एग्जाम शुरू करना पड़ेगा जजेस के लिए, और भी कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अल्टीमेटली आपको आर्टिकल 312 में बदलाव करना पड़ेगा। तो न्यायपालिका का भारतीयकरण करने के लिए भी अब की बार अगर आपको सारे टैक्स खत्म करके 1 नेशन 1 टैक्स लागू करना है, उसके लिए भी 400 पार करना पड़ेगा। पूरे भारत की पुलिस एक तरीके से व्यवहार करे। आपने संदेश खाली का जिक्र किया है ना। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में पुलिस आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेती थी, और 2017 के बाद जेल में डर के मारे हार्ट अटैक हो जाता है। कानून वही है, क्या बदला? डॉक्टर। क्या बदला? अभी डॉक्टर। लेकिन अभी दवाई पुरानी वाली चल रही है। मेरा यह कहना है कि नहीं, दवाई भी अच्छी होनी चाहिए।
अब यूपी में तो डॉक्टर बदला तो जो पुलिस पहले मुकदमा वापस ले रही थी वो बुलडोजर चलाने लग गई, लेकिन संदेश खाली में वही पुलिस एफआईआर भी नहीं कर रही है, क्योंकि वहां डॉक्टरनी दूसरी है। ठीक है, ऐसी व्यवस्था नहीं चाहिए, हमें रूल ऑफ लॉ चाहिए। तो पूरे देश की पुलिस एक जैसा बिहेवियर करे, उसके लिए सर पुलिस को स्टेट लिस्ट से निकाल के कॉन्करेंट लिस्ट में लाना पड़ेगा। कॉन्करेंट लिस्ट में लाना पड़ेगा, वन नेशन वन पुलिस कोड लागू करना पड़ेगा, एक पुलिस चार्टर लागू करना पड़ेगा। उसके लिए शेड्यूल 7 को बदलना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस अभी स्टेट लिस्ट में है, और चूंकि शेड्यूल 7 पूरे देश में अप्लाई होता है, उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए लोकसभा राज्यसभा में, या ज्वाइंट सेशन में 2/3 चाहिए। तो यानी वन नेशन वन पुलिस कोड लागू करना है तो भी अब की बार, इसका मतलब यह हुआ गुलामी का नाम मिटाना है, चाहे गुलामी का निशान मिटाना है, चाहे गुलामी की परंपरा मिटानी है, गुलामी की कुरीतियां मिटानी है। इन सब के लिए दवाई को बदलना पड़ेगा। डॉक्टर तो ठीक है, पहले से बदल चुका है। तो मैं आगे कुछ बोलता हूं, ऑलरेडी 8 बज चुके हैं, बहुत लेट हो चुका है, कुछ लोगों को जाके इडली सांभर भी खाना होगा। आप लोग पीछे से मेरे जोर से बोलिए, अब की बार 400 गुलामी का नाम मिटाने के लिए, अब की बार 400 पार। हाथ उठा के बोलिए, थोड़ा हाथ की एक्सरसाइज भी होगी। गुलामी का नाम मिटाने के लिए, गुलामी का निशान मिटाने के लिए, गुलामी की कुरीतियां बदलने के लिए, गुलामी की कुप्रथा खत्म करने के लिए, गुलामी की पुलिस व्यवस्था बदलने के लिए, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था बदलने के लिए, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था बदलने के लिए, समान शिक्षा लागू करने के लिए, समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए, घुसपैठ नियंत्रण कानून के लिए, धर्मांतरण नियंत्रण कानून के लिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए, राम राज्य लाने के लिए, मथुरा को मुक्त कराने के लिए, भद्रकाली मुक्त कराने के लिए, भोजशाला मुक्त कराने के लिए। मेरा आप सबसे निवेदन है, डॉक्टर बहुत बदल लिए, अब दवाई बदलना है। दवाई बदलने के लिए 400 पार करिए, लेकिन इसकी जानकारी केवल आप लोगों तक नहीं होनी चाहिए, इसकी जानकारी जन जन तक होनी चाहिए। जो बात मुझे पता है ये आपको पता होनी चाहिए, आपके मित्रों को भी पता होनी चाहिए, आपके रिश्तेदारों को भी पता होना चाहिए, आपके नातेदारों को भी पता होनी चाहिए। अब पता कैसे होगा? कितने लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं, फेसबुक कितने लोग यूज करते हैं? मेरा आप लोगों से निवेदन है, 5000 फेसबुक फ्रेंड बनाइए, 5000 फेसबुक फ्रेंड बनाइए। चाहे अपने जाति वालों को जोड़िए, चाहे अपने नाम वालों को जोड़िए। मान लीजिए किसी का नाम कविता है, पूरे देश भर के 5000 कविता को जोड़ लीजिए। नाम शास्त्री है, देश भर के 5000 शास्त्री को जोड़ लीजिए अपने साथ। नाम चौधरी है, देश भर के 5000 चौधरी को जोड़ लीजिए। जो करना है करिए, जाति के आधार पर जोड़ लीजिए, भाषा के आधार पर जोड़ लीजिए, क्षेत्र के आधार पर जोड़ लीजिए, नाम के आधार पर जोड़ लीजिए, गोत्र के आधार पर जोड़ लीजिए, जिसके आधार पर जोड़ना जोड़ लीजिए, लेकिन 5000 लोगों को जोड़िए और लिखना शुरू करिए। ये केवल जानकारी हमारे तक नहीं होनी चाहिए, जो हमारी जानकारी आप तक पहुंची, आपकी जानकारी भी आगे पहुंचे। वो करेंगे तभी ये 400 पार होगा, घर में बैठे बैठे नहीं होगा। बाबूजी आ चुके हैं, आपने मुझे बुलाया, आपसे फोन पे कई बार चर्चा हुई, और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। आज आपने मुझे बुलाया, अगर कुछ क्वेश्चन लेना होगा तो क्वेश्चन ले लेंगे। पार्लियामेंट में देश के साथ कई बार बहुत गद्दारी की गई है। पार्लियामेंट का काम है इल्लीगल काम को इल्लीगल डिक्लेयर करना, और भारत के लिए, भारत की संस्कृति के लिए, भारत की परंपरा के लिए कानून बनाना। लेकिन एक नहीं, आज मेरे पास समय नहीं है, 1950 से लेके अब तक
50 से ज्यादा देश विरोधी कानून बनाए गए पार्लियामेंट के अंदर, 50 से ज्यादा। कभी आयुर्वेद को खत्म करने के लिए कानून बनाया गया, उदाहरण के लिए 1954-55 ड्रग एक्ट, और यह वक्फ एक्ट है, इसकी शुरुआत नेहरू जी ने किया। पहली बार भारत में वक्फ एक्ट बना था 1954 में। हां, अंग्रेजों ने आज 1894 में 1894 में कानून बनाया लैंड एक्विजिशन एक्ट, और वो कानून बना के उन्होंने भारत के चर्चेस को जमीनें बांट दिया। 1894 जो लैंड एक्ट था, पूरे देश भर में जो सिविल लाइन बनी है ना, वो 1894 वाले कानून से बनी है। और आप पूरे देश में जहां जहां आपको सिविल लाइन मिलेगी, वहां बड़े बड़े चर्च मिलेंगे। सिविल लाइन की मैक्सिमम लैंड आपको क्रिश्चियन चर्चेस के पास मिलेंगे। तो जब देश आजाद हुआ तो प्रथम प्रधानमंत्री को लोगों ने कहा कि साहब देखो, चर्चेस के पास इतनी जमीन हो गई, हमारे पास, बोले हम तुम्हारे लिए वक्फ एक्ट बना देते हैं। तो पहली बार जो वक्फ एक्ट बना वो 1954 में बना। इंदिरा जी ने उसको अमेंड करके और मजबूत बनाया, राजीव गांधी ने उसको अमेंड करके और मजबूत बनाया। बाद में 1995 में तो उस कानून को रिपील किया और नया कानून बना दिया, अनब्रिडेड पावर उसमें दे दी गई। और 2013 में जाते जाते मनमोहन सिंह ने उसको ऐसी पावर दे दिया है कि अगर वो कह दे कि पूरा पूरा भाग्यनगर वक्फ बोर्ड का है, तो आपको कोर्ट में लड़ते लड़ते 30-40 साल लग जाएंगे। ये डिक्लेयर करने में नहीं भाग्यनगर वक्फ बोर्ड का नहीं है। इसका दुष्परिणाम क्या हो रहे हैं? झबुआ, आपने सुना होगा झबुआ। झबुआ एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, वहां आदिवासी रहते हैं। झबुआ के ट्राइबल्स ने कभी झबुआ की लोकल कोर्ट देखी नहीं है। वहां वक्फ बोर्ड जाता है और एक गांव को कहता है ये पूरा तुम्हारा गांव वक्फ बोर्ड का है। आदिवासी परेशान, आदिवासियों ने कभी देखा ही नहीं। बोले क्या करना है? बोले आओ भोपाल आ जाओ, इसका जवाब दो। झबुआ से भोपाल 700 किलोमीटर दूर। आदिवासियों ने अपनी लोकल कोर्ट तो कभी देखी नहीं है, वो भोपाल कैसे पहुंचेंगे? फिर बोले क्या करना है? बोले कन्वर्ट हो जाओ तो बच जाएगा। तो ये वक्फ बोर्ड कन्वर्जन का काम कर रहा है। जैसे माइनॉरिटी कमीशन एक्ट से इनडायरेक्टली कन्वर्जन हो रहा है, माइनॉरिटी फेमिनिस्टी के कारण इनडायरेक्टली कन्वर्जन हो रहा है, माइनॉरिटी स्कीम से इनडायरेक्टली कन्वर्जन हो रहा है, ऐसे वक्फ बोर्ड भी कन्वर्जन का काम कर रहा है। गरीबों को तो ये कन्वर्ट करता है नोटिस भेज के, और अमीरों से पैसा वसूलता है, एक्सटॉर्शन करता है। बाय द वे ये ऑडिटोरियम है, एक नोटिस भेज दिया, भाई आपकी जमीन तो ये वक्फ बोर्ड की है। लोग सोचेंगे भाई इससे 20-30 साल लड़ने से अच्छा है काम करो, इसको कुछ दे के अपना ठीक ठाक कर लो। ये सिचुएशन हो गई। और आज की रेट में 12 लाख एकड़ जमीन, दुनिया के कई देशों से ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। दुबई के एरिया, मस्कट के एरिया, बहरीन के एरिया से ज्यादा जमीन भारत में वक्फ बोर्ड के पास। अरब के कई देशों से ज्यादा जमीन, अरब के कई देशों का जितना एरिया है उससे ज्यादा भारत में वक्फ बोर्ड के पास जमीन है। इतना बड़ा उसके पास 12 लाख एकड़ जमीन हो चुकी है। उस कानून को हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, मामला भी चल रहा है कोर्ट में। अब मान लीजिए आपकी प्राइवेट जमीन है, आपको नोटिस भेजेगा तब तो आप लड़ोगे, लेकिन आपके बगल वाले पार्क पे अगर वक्फ बोर्ड कहेगा ये वक्फ बोर्ड का, तो आप लड़ोगे क्या? जोर से बोलिए जरा। आप गौचर जमीन के लिए कोई लड़ेगा क्या? तो जो गौचर जमीन है, बंजर जमीन है, ऊसर जमीन है, पार्क है, खेल का मैदान है, जो पब्लिक लैंड होती है गांवों में, शहरों में भी, जब उसको वो कहता है ये वक्फ बोर्ड की है, तो कोई लड़ता ही नहीं। अपनी जमीन के लिए फिर भी थोड़े लोग लड़ जाते। तो एक तरीके से अनब्रिडेड पावर उसको मिल चुकी है और जमीन पर कब्जा करता चला जा रहा है। और ऐसा कानून पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। राम मंदिर जो मूवमेंट हुआ, उससे बदला लेने के लिए 3 कानून बनाए गए पार्लियामेंट में। जो राम मंदिर मूवमेंट है वो 1988 में शुरू हुआ, 90 आते आते पीक पे आ गया। और उस समय एक नारा दिया जाता था, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है।
उस नारे को दबाने के लिए, पूरे पूरे राम मंदिर मूवमेंट को से बदला लेने के लिए पहला कानून 1991 में बना, उसको कहते प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। उस कानून को हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। दूसरा 1992 में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट, हिंदुओं को आपस में बांट दो। 20 साल पहले कभी हिंदू और बौद्ध का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता था। यह हिंदू बौद्ध का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है 1992 के माइनॉरिटी कमीशन एक्ट के कारण। हिंदू और सिख का जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है वो 1992 के बाद तेजी शुरू हुआ है, वो माइनॉरिटी कमीशन एक्ट के कारण शुरू हुआ है। और आज के डेट में हिंदू जैन में भी झगड़ा शुरू हो चुका है, वो भी शुरू हो चुका है 1992 के एक्ट के कारण। क्यों? क्योंकि आप हिंदू हो, स्कूल खोलोगे तो आपके लिए अलग टर्म्स कंडीशन, आप बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो तो आपके लिए अलग टर्म्स कंडीशन, हिंदू हो फैक्ट्री खोलोगे तो आपके लिए अलग टर्म्स कंडीशन, लेकिन जैसे ही आप बौद्ध बन गए, जैन बन गए, सिख बन गए तो अलग टर्म्स कंडीशन। हिंदुओं को बांटने के लिए और दूसरे तबके को फायदा देने के लिए, मतलब एक ही तीर से दो निशाना साधा गया 1992 में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बना के। जिसको फायदा देना उसको फायदा दिया, ऊपर से हिंदुओं को बांट दिया। 1992 वाले एक्ट को हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, कोर्ट में मैटर चल रहा है। और फिर ये 1995 में वक्फ एक्ट, इतना खतरनाक कानून, मतलब वक्फ का शुरुआत 1400 साल पहले हुई है। वक्फ का शब्द जो है 1400 साल पहले आया है, और तमिलनाडु का 1500 साल पुराना मंदिर बोले वक्फ की प्रॉपर्टी है। वक्फ वर्ड की शुरुआत 1400 ईयर बैक, और तमिलनाडु में 1500 साल पुराने मंदिर को बोला वक्फ की प्रॉपर्टी। अंधेर गर्दी हो रखी है, और क्यों हो रखी है? क्योंकि पब्लिक अवेयर नहीं है, लोग अपने रोटी कपड़ा मकान में बिजी हैं, काम धाम में लगे हुए हैं। हम भी लगे हुए थे, पहले मैं इंजीनियर था, पहले मैं मारुति में जॉब करता था। मैंने वहां से अपनी इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ी, इसी काम के लिए छोड़ी। अभी मंडे टू फ्राइडे मैं कोर्ट में रहता हूं, सैटरडे संडे बाहर रहता हूं। पिछले वर्ष केवल मैं 12 जनवरी को अपने घर पे था, 12 नवंबर को एक दिन, क्योंकि 12 नवंबर को दीपावली थी। मतलब 51 सैटरडे 51 संडे में बाहर रहा, एक सैटरडे संडे में अपने घर में रहा 2023 में, क्योंकि उस दिन दिवाली थी। और 2024 में भी वो सैटरडे संडे आया नहीं। मार्च कंप्लीट होने वाला है, अभी एक भी सैटरडे संडे हम अपने घर पे नहीं रहे। उसका उद्देश्य केवल यह है कि आप लोगों से चर्चा करें, क्योंकि पहले मुझे लगता था सुप्रीम कोर्ट में बैठे बैठे सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। फिर मुझे लगा नहीं, जब तक पब्लिक अवेयरनेस नहीं होगी, पब्लिक डिमांड नहीं करेगी, जब तक जो मेरी डिमांड है वो आपकी डिमांड नहीं होगी, तब तक परिवर्तन तेजी के साथ नहीं आएगा। और वो तभी आ सकती है जब मैं आप लोगों के बीच में आऊं। इसलिए मैंने आना शुरू किया, बुलाना आप लोगों ने शुरू किया। लेकिन इसका मैक्सिमम फायदा तब होगा जब आप सब लोग 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बनाएंगे और वहां पे वीडियो शेयर करेंगे, वहां लिखना शुरू करेंगे। मैं कह रहा हूं हफ्ते में एक दिन करिए, ज्यादा मत करिए, सप्ताह में एक दिन करिए। एक बार 4-5 हजार फ्रेंड बना लीजिए, सप्ताह में एक बार जब भी टाइम मिले उस पर कुछ लिख दीजिए। लेकिन प्रॉब्लम रुकिए, रूट काज लिखिए, सोल्यूशन लिखिए। प्रॉब्लम की चर्चा करने से प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी। बुखार की चर्चा करते से बुखार खत्म नहीं होगा, टाइफाइड हो जाएगा। बुखार तब खत्म होगा जब इमीडिएटली उसकी दवाई दी जाएगी। और एक भी याद रखिए, अगर बुखार आज हुआ है, आज 2 टैबलेट ले लेंगे बुखार ठीक हो जाएगा, और 1 महीने चर्चा करते रहे बुखार ठीक होगा, बुखार ठीक होगा, तो टाइफाइड हो चुका होगा, फिर 4-5 टैबलेट खाना पड़ेगा। तो जो चीजें 1950 में हो सकती थी, उन बहुत कम एफर्ट के साथ अब 2024-25 में करने में उनको बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा। और 2-3 बातें मैं आपको नेचर से बताऊंगा। बबुल का पेड़ और आम का पेड़ ये कभी साथ नहीं रह सकता, ये रह ही नहीं सकते। आप आम के पेड़ के बगल में बबुल का पेड़ लगा दीजिए, 4 से 5 साल के बाद आम अपने आप सूख जाएगा, वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता। तो इसलिए अगर हम मतलब नेचर से हमें समझना पड़ेगा। और जैसे मैंने पहले ही कहा था, इलाज
कुछ लोगों को लगता है कि समाज बदलेगा तो व्यवस्था बदलेगी। मैं इसका उल्टा सोचता हूं। मेरा मानना है कानून बदलेगा तो समाज बदल जाएगा। और इसका उदाहरण भी है। 50 साल पहले दुबई कुछ नहीं था, दुबई बदल गया। 50 साल पहले सिंगापुर कुछ नहीं था, सिंगापुर बदल गया। क्या किया उन्होंने? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, कठोर कानून बनाया। दुनिया के जो देश बहुत तेजी के साथ डेवलप हुए वहां दो ही काम हुआ है। उन्होंने भगवान राम के सिद्धांत को अपनाया, भय बिन होए सठे साठ्यम समाचरित भय बिन होए न प्रीत। इस सिद्धांत के अनुसार कानून बनाना जरूरी है, जुडिशियल सिस्टम ठीक करना जरूरी है। अदरवाइज आप सोचो ना, एक व्यक्ति आप ही के बीच का कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, और हिंदुस्तान से हिंदुओं को बोला था नहीं बोला था? आप ही के बीच का है, अभी बोलता है। उसको सजा हुई क्या? वो वीडियो है कि नहीं? वीडियो आज भी है, और सजा नहीं हुई, और सजा नहीं हो, और उल्टा विधानसभा पहुंच गया। अगर उस व्यक्ति को सजा होती 20-50 साल की तो दोबारा कोई ऐसी कहने की हिम्मत करता क्या? लेकिन उसको सजा नहीं हुई, वो विधानसभा पहुंच गया, तो उसने हजारों लोगों को मोटिवेट कर दिया कि काम करो, तुम भी ऐसे डायलॉग मारो, नहीं विधानसभा पहुंचेंगे तो पार्षद तो बनी जाएंगे, प्रधान तो बनी जाएंगे। ये आप समझिए जरा, भारत में जो समस्या है, मैं पिछले 20-22 साल से समस्याओं की वाई एनालिसिस कर रहा हूं। जब मैंने मारुति की नौकरी छोड़ी थी तब से कर रहा हूं। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका इलाज नहीं है, कोई समस्या लाइलाज है ही नहीं है। लेकिन हमसे आपसे गलती केवल यह हुई, हम समस्या चर्चा करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए संदेश खाली पे चर्चा हुई, लेकिन इस बात पे चर्चा नहीं हुई कि संदेश खाली का रूट काज क्या है, परमानेंट सोल्यूशन क्या है। संदेश खाली का परमानेंट सोल्यूशन है जस्टिस विद इन ईयर। 1 साल के अंदर मुकदमों का फैसला शुरू हो जाए, दोबारा संदेश खाली नहीं होगा। और जागरूकता, थोड़ी कड़वी बात बता रहा हूं, फिल्म बनाने से कोई समस्या समाधान नहीं होता। कश्मीर फाइल बनी, किसी आतंकवादी को सजा हुई क्या? बोले जरा। केरला फाइल बनी, धर्मांतरण रुक गया क्या? ऐसे फिर कल संदेश खाली बनेगा, कल बिहार फाइल बनेगा, कल हैदराबाद फाइल बनेगी, नरसों तेलंगाना फाइल बनेगी, करीमनगर फाइल बनेगी, महबूबाबाद फाइल बनेगी, फाइल की फाइल बनती जाएगी। रजाकर बन गई। तो इसलिए मैं कहता हूं, सठे साठ्यम समाचरित। देश को बदलने का एक ही तरीका है, शिक्षा व्यवस्था का भारतीकरण हो। दूसरा, दंड ऐसा कठोर हो कि आदमी अपराध करने के पहले 100 बार सोचे, गलत बयानी करने के पहले, गलत डायलॉग मारने के पहले, मुंह से गलत मुंह खोलने से पहले 100 बार सोचे। यही तरीका है। और उसका समाधान, क्योंकि अभी तो झूठ बोलना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, झूठ बोलना अपराध नहीं है। इसलिए संविधान में बहुत बदलाव करना पड़ेगा। पिछले साल मैंने लगभग 50 जिलों में यह नारा दिया था। बीजेपी ने यह नारा अभी दिया 2024 में। मैं 2024 में लगभग 50 जिलों में अब की बार 400 पार बोल चुका हूं। आज आपके बीच में बोल रहा हूं। बीजेपी के लोग अब की बार 400 पार क्यों बोलते हैं वो तो जाने, मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं। लेकिन मैं भारत का प्रवक्ता हूं, और भारत के प्रवक्ता के नाते कहता हूं 400 पार जरूरी है। 400 पार, 400 पार ये कोई नारा नहीं है, 400 पार जरूरत है, 400 पार रिक्वायरमेंट है। और 400 पार तभी हो सकता है जब हर व्यक्ति ये प्रयास करे कि कम से कम वो खुद वोट करे, उसके सारे रिश्तेदार वोट करें, सारे उसके नातेदार वोट करें, और 10, 20, 50 लोग और जो भ्रमित हैं, या जो जाति के आधार पर वोट करते हैं, या भाषा के आधार पर वोट करते हैं, या क्षेत्र के आधार पर वोट करते हैं, वो भी संगठित होकर वोट करें। और एक बात और, अब की बार वोट करिए तो मुद्दों के आधार पर वोट करिए, खुल के बोल के वोट करिए। मैं वोट दे रहा हूं जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए, धर्मांतरण नियंत्रण कानून के लिए, घुसपैठ नियंत्रण कानून के लिए। आपको लगता है कि समान शिक्षा लागू होनी चाहिए, लिखिए फेसबुक पे, मैं वोट कर रहा हूं समान शिक्षा के लिए। जिसको लगता है समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, आप लिखिए मैं वोट दे रहा हूं समान नागरिक संहिता के लिए। खुल के लिख के वोट करिए।
लेकिन वोट जरूर करिए। वोटिंग करना जरूरी है। इतिहास अगर आपको दुरुस्त करना है, आने वाली समस्याओं को ठीक करना है, तो याद रखिएगा दवाई तो बदलनी पड़ेगी। बिना दवा बदले बीमारी ठीक नहीं होगी। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। 8:30 हो चुके हैं। आप लोगों ने इतनी देर तक सुना, मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप लोगों को प्रणाम करता हूं। माताओं को विशेष रूप से प्रणाम करता हूं, बहनों को प्रणाम करता हूं। लेकिन इस मिशन को लगाइए, इस मिशन के लिए काम करिए। कानून बदलेगा तो व्यवस्था बदल जाएगी, नहीं तो 1947 में बहुत बड़े बड़े दिग्गज थे, बड़े बड़े नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार। कोई अंडरवियर पहन के भागा था, कोई बनियान पहन के भागा था, कोई लुंगी पहन के भागा था। ये कपूर खानदान बॉलीवुड वाला, इसमें आधे कपड़ा पहन के भागे थे, आधे बिना कपड़े के भागे थे। पृथ्वीराज कपूर साहब, हाँ? लाला अमरनाथ सब कुछ छोड़ के भागे थे। सुनील दत्त सब कुछ छोड़ के भागे थे। यश चोपड़ा सब कुछ छोड़ के भागे थे। प्रेम चोपड़ा सब कुछ छोड़ के भागे थे। इंद्र कुमार गुजराल साहब सब कुछ छोड़ के भागे थे। आडवाणी जी सब कुछ छोड़ के भागे थे। जेठमलानी सब कुछ छोड़ के भागे थे। मिल्खा सिंह सब कुछ छोड़ के भागे थे। क्या हुआ, क्या था? डेमोग्राफी तो बदली थी, यही तो हुआ था ना। ये ठीक नहीं है, बहुत सीरियस है। 7 मार्च 1947 को होली थी। 7 मार्च 1947 को होली थी। अभी कुछ दिन पहले होली हम यहां बीती है ना। अगर उनको पता होता, जितने मैंने नाम लिए, यश चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा, सुनील दत्त, बाकी राज कपूर को पता होता कि हमारी अंतिम होली है, हमें 2 महीने बाद भागना पड़ेगा, तो खाली हाथ थोड़ी भागते। अपना खेत वेत बेच लेते, अपनी सोना चांदी इकट्ठा कर लेते, जिसको जिसको पैसा वैसा दिए होते सब इकट्ठा करके प्लांट में भागते ना। इसका मतलब उन्होंने सोचा नहीं था कि भागना पड़ेगा। भागे कि नहीं भागे? भागे कि नहीं भागे? भागे। बस इतने मैं कहना चाहूंगा। अगर ये नई कानून बदला, व्यवस्था नहीं बदली, तो कुछ भी हो सकता है। और 1947 में जो लोग संपन्न लोग थे वो तो भाग आए, लेकिन जो मिडिल क्लास थे और लोअर क्लास के लोग थे, जिनको अपने खेत से बड़ा प्यार है, खलिहान से बड़ा प्यार है, अपने घर से बड़ा प्यार है, वो नहीं भागे। उनको लगा नहीं, हम अपनी भैंस कैसे छोड़े, अपनी गाय कैसे छोड़ के भागे, अपना परिवार कैसे छोड़ के भागे। वो बच्चे क्या 25% से 2% से नीचे आ गए। क्यों? क्या पाकिस्तान में जो हिंदू हैं उनके बच्चे नपुंसक थे क्या? क्या पाकिस्तान में जो हिंदू थे वो बेटियां बाज थी क्या? उनके बच्चे नहीं हो रहे थे क्या? तो गए कहां हो? क्या हुआ? क्या वो सोच बदली क्या भारत में? जो 1947 की सोच थी, वो क्या वो सोच खत्म हो गई है क्या? वो सोच तब बदलेगी जब शिक्षा बदलेगी। याद रखिएगा, वो जो पाक नापाक वाली सोच थी वो तब बदलेगी जब शिक्षा बदलेगी। उस समय डिवीजन ऐसे तो हुआ था, भाई हम पाक लोग हैं, तुम नापाक हो, हम पाक नापाक के साथ नहीं रहेंगे, हम अपना पाक हैं इसलिए पाकिस्तान बनाएंगे। पाकिस्तान जो शब्द आया उसी से तो आया कि हम पाक हैं इसलिए हम पाकिस्तान बनाएंगे। पाक स्थान, पवित्र स्थान। क्या वो सोच खत्म हो गई? नहीं। और पेट में तो कोई न ब्राह्मण होता है न क्षत्रिय होता है। जो कुछ बनता है वो पेट के बाहर आके बनता है। जब बाहर आके बनता है तो कैसे बनता है, व्यवहार कैसे बनता है? आंखों से देखता क्या है, कान से सुनता क्या है, इसी से होता है ना। तो वो बदलना पड़ेगा, शिक्षा व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। इसलिए मैं कहता हूं 10वीं तक 1 नेशन 1 सिलेबस, 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड, 1 नेशन 1 करिकुलम, सबके लिए भारतीय शिक्षा, जिससे सब लोग प्रेम से रहें, नफरत वाली भावना ना आए। ये जो मुगलों ने स्कूल शुरू किया था उसको बंद करना पड़ेगा। जो अंग्रेजों ने स्कूल शुरू किया उसको बंद करना पड़ेगा। भारत में समान शिक्षा लागू करना पड़ेगा। और यूनिफॉर्म सिविल कोड से 100 गुना ज्यादा जरूरी
यूनिफॉर्म एजुकेशन है। मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड पे टाइम कम है इसलिए बोल नहीं पा रहा हूं आपके बीच में, आप लोग बाद में यूट्यूब वगैरह से सुन लीजिए। कल इनफैक्ट कल मैं वारंगल में बोलूंगा यूनिफॉर्म सिविल कोड पे। लेकिन मेरा ही व्यक्तिगत ये मानना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से 100 गुना ज्यादा जरूरी है यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम। और अगर भारत के संविधान से छेड़छाड़ नहीं हुई होती तो लागू हो गया होता। अब ये बताइए, अगर भारत के संविधान में भगवान राम का चित्र रहा होता तो रामचरितमानस पढ़ाने में कोई दिक्कत आती क्या? भारत के संविधान में हनुमान जी का चित्र रहा होता तो सुबह की प्रार्थना में हनुमान चालीसा पढ़ाने में कराने में कोई दिक्कत आती है क्या? भगवान के संविधान में भगवान कृष्ण का चित्र था, अगर वो चित्र रहा होता भगवत गीता पढ़ाने में कोई विरोध कर पाता क्या? नहीं। ये जो चित्र हटाया गया ये बहुत बड़ा हमारे साथ पाप हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो चित्र थे उन्हीं की बात बता रहा हूं, वो चित्र जो हटा दिए गए उसको दोबारा फिर से रिस्टोर करना पड़ेगा, यही तरीका है। और कुछ बातों को हमें लीगली लॉजिकली बात करना पड़ेगा। एक चीज बताइए, हिंदू बच्चा पेट के मां के पेट में कितने महीने रहता है? जोर से बोलिए जरा। और मुस्लिम बच्चा और क्रिश्चियन, तो अगर ऊपर वाले को भेदभाव करना होता तो किसी को 10 महीने रखता, किसी को 9 महीने रखता। उसमें सबके लिए क्या नियम? यूनिफॉर्म पॉलिसी, सब 9 महीने रहेंगे। बेटा भी 9 महीने, बेटी भी 9 महीने। कोई भेदभाव किया क्या? ब्राह्मण भी 9 महीने, क्षत्रिय भी, वैश्य भी, सब 9 महीने। कोई भेदभाव किया क्या? अब अगर किसी किताब में लिखी हुई हो कि जो हमारा सिस्टम फॉलो करेगा ये तो जन्नत में जाएगा और जो हमारा नहीं फॉलो करेगा जहन्नुम में जाएगा, वो किताब ऊपर वाले की है कि नीचे वाले की? ऊपर वाला ऐसा लिख सकता है क्या? अगर कोई ये कहता है कि जो हमारा फॉलो करेगा वो हेवन में जाएगा, जो नहीं फॉलो करेगा हेल में जाएगा, तो ये ऊपर वाले की किताब है कि नीचे वाले की? कोई ये कहता हो कि जो हमारी तरीके से पूजा करेगा वो स्वर्ग में जाएगा, नहीं तो नरक में जाएगा, वो किताब ऊपर वाले की है कि नीचे वाले की? याद रखिएगा, जो किसी भी तरीके का भेदभाव कर रहा है, कोई भी किताब, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, कोई भी किताब अगर जो भेदभाव कर रही है मेल फीमेल में, कास्ट के आधार पे, क्रीड के आधार पे, रिलीजन के आधार पे, लैंग्वेज के आधार पे, रीजन के आधार पे, तो याद रखिएगा वो किताब ऊपर वाले की नहीं है, वो किताब इन बातों को हमें लिखना पड़ेगा। इन बातों को हमें सोशल मीडिया के माध्यम से लिखना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा लोगों को। नहीं तो ये जो रेडिकलाइजेशन है कि मैं पाक तू नापाक, मैं अच्छा तू बुरा, मैं ऊपर तू नीचे, मैं सुपीरियर तू इंफीरियर, ये कॉन्सेप्ट खत्म करना पड़ेगा। वो कॉन्सेप्ट तभी खत्म होगा जब हम ऊपर वाले के सिस्टम को समझेंगे। ऊपर वाले के सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। अगर किसी किताब में भेदभाव है, वो आसमानी किताब नहीं, वो इंसानी किताब है, सीधी सी बात। वो किसी भी रिलीजन की हो, किसी भी लैंग्वेज की हो, किसी भी एरिया की हो, किताब में अगर भेदभाव है महिला पुरुष के बीच में, तो यानी वो किताब ऊपर की नहीं नीचे वाले की है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। Yeah. Thank you, sir. Thank you so much. To say thank you, and as a token of appreciation, we would like to present a memento and some books to Ashwini ji. I request Chaudhary to do that. Infinity Foundation. Yes, yes, yes.
in India and in America. Right, right. He Yeah, put he's- all his servants because he's servants my good friend. अपनी सारी संपत्ति को हाँ। इसी में डालते हैं. ठीक है, थैंक यू सर.